हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में हार्टली वेलकम है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद पार्ट 1 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट डील करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का किस तरीके से मॉडर्न नेशनलिज्म से रिलेशन है। फिर वी विल सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे इंडियन नेशनलिज्म को अराउज करने में रिस्पॉन्सिबल रहा। देन वी विल सी कि गांधी जी भारत आने के बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह के आइडिया को कैसे यहाँ इनिशिएट किया। एंड देन वी विल गो फॉर रॉलेट एक्ट एंड खिलाफत इशू। सो लेट अस स्टार्ट। द मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन्स? मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा है। इसका मतलब क्या है? आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये सेंटेंस यूज किया हुआ है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, सो लेट मी टेल यू। कहना ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो भी मूवमेंट शुरू हुआ वो बेसिकली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब जो हम पे राज कर रहा है, जो कॉलोनियलिज्म मेरे यहाँ चल रहा है, जो कॉलोनियल पावर हम पे रूल कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा रहे थे। और यही जो हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, यही नेशनलिज्म अराउज कर दिया मेरे मन में। हाउ? तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस विथ अ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज आई एम अ पेजेंट एंड मुझ पे सरकार जो है, जो ब्रिटिश है, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है। तो मैं ब्रिटिश का विद्रोह कर रहा हूँ कि मुझ पे टैक्स इतना ना लगाए। मान लो आप इंडिगो प्लांटर हो, आपको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जिससे कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है एंड आपको इनकम भी नहीं हो रहा है। तो आप डिमांड कर रहे हो कि आपको ये दिया जाए, इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स ना किया जाए। वहीं एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को परेशानी क्या हो रही है? तो मान लीजिए थर्ड पर्सन जो है वो फैक्ट्री वर्कर है एंड उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है और उनके वेजेस कम हैं। तो सी, मैं भी किसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रही हूँ? ब्रिटिश के अगेंस्ट। आप किसके अगेंस्ट उठा रहे हो? ब्रिटिश के अगेंस्ट। एंड वो थर्ड पर्सन ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब ब्रिटिश क्या थी? कॉलोनियल पावर थी। हम मानते थे कि कहाँ बाहरी से विदेशी आ गए और हम पे हुक्म जमा रहे हैं। तो हमारा लड़ाई किनसे था? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और जब हम यही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लड़ रहे थे तो हम लोगों में क्या हुआ? एक यूनिटी आनी शुरू हुई। वो सुना है ना डायलॉग, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस इसी आइडिया के साथ हम तीनों एकजुट हो गए कि हम सबका दुश्मन तो एक ही है, ब्रिटिश। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक यूनिटी अपीयर होने लगी और हमारे अंदर में एक फीलिंग जागने लगी, और यही फीलिंग जो है वो नेशनलिज्म कहलाती है। नेशनलिज्म वो फीलिंग है जब एक देश के लोग एक दूसरे को यूनाइटेड कंसिडर करते हैं और उनमें वननेस की फीलिंग आ जाती है। दो हर एक क्लास का अपना डिमांड था, अपना रिक्वायरमेंट्स था, अपने एक्सपीरियंसेस थे, अपनी फीलिंग्स थी, बट अल्टीमेटली उनका दुश्मन एक ही था। वही हमारे अंदर क्या किया? यूनिटी लाया और हमारे अंदर वननेस की फीलिंग लाया, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो गॉट माई पॉइंट क्लियर? हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, दैट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, बट उसी के कारण हमारे बीच में क्या हो गया? एक यूनिटी अपीयर होने लगी एंड दैट यूनिटी इज नेशनलिज्म। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारे मन में नेशनलिज्म जगाने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल रहा। तो इसका भी रिलेशन आपको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से ही मिलेगा। सी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे सामने नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिले। नए सिचुएशन कैसे थे? पहली बात, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ब्रिटिश ने क्या किया? हर तरह के प्रोडक्शन बंद करवा दी और सबको ऑर्डर दे दिया कि आप सिर्फ वैसे ही चीज़ों को प्रोड्यूस करोगे जो कि जिसका सीधा कांटेक्ट जो है वो वॉरफेयर से है, मतलब कि लड़ाई से जुड़े हुए चीज़ें ही हैं। ओके, वैसे ही खाना जो भी प्रोड्यूस होगा वो सोल्जर्स को पहले जाएगा, बचा तब बाकी पब्लिक खा पाएगी। अब सरकार जो है, जो ब्रिटिश थी, उनका ध्यान हो गया ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफेंस में एक्सपेंसेस करने लगी। तो इससे क्या हुआ? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। नॉट टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक के टैक्स के थ्रू। अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है तो वो क्या करेगी? पब्लिक से टैक्स ज़्यादा लेगी। बस सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ब्रिटिश क्या करने लगी? इंडियंस पे टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर दी। अब हमारी तो कमाई रुक सी गई थी। कमाई रुकी कैसे? तो पहली चीज़, ब्रिटिश हमारे यहाँ से सारे यंग लोगों को लड़ाई में भेज दिए। कमाने वाला जो घर का हाथ है वो तो चला गया। दूसरा,
सिर्फ वॉरफेयर एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा था, और खाना भी जो प्रोड्यूस होता था वो पहले जाता था सोल्जर को, जो बचा वो बिकता। तो कहीं ना कहीं खाने का दाम भी मार्केट में बढ़ चुका था, तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते थे। तो ऑब्वियसली इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस वहाँ भी ज़्यादा, ऊपर से सरकार जो है वो टैक्स भी ज़्यादा कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आक्रोश जागा। दूसरा, चूंकि डिफेंस प्रोडक्शन की ओर मेरा ध्यान ज़्यादा हो गया, तो चीज़ें जो मार्केट में थी उनकी शॉर्टेजेस होने लगी एंड प्राइसेस डबल होने लग गए। नेक्स्ट, फिर विलेजेस से डिमांड किया गया कि वो सैनिक बने और जाए। जितने भी लोग यंग थे, जो भी घर के जवान मर्द थे, उनको ज़बरदस्ती लड़ाई में भेज दिया जाने लगा, चाहे इर्रेस्पेक्टिव वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो लोगों के मन में ये गुस्सा पैदा किया, पर इससे ज़्यादा गुस्सा पैदा ये बात किया कि उनको तो भेज दिए, पर वो जिंदा हैं, मर रहे हैं, या उनके परिवार का क्या हाल चाल है वो कोई लेने नहीं आता। मान लो कोई गया है सोल्जर लड़ने और वहीं पर उसका हाथ पैर टूट गया, तो क्या करती ब्रिटिश? लाते उनको घर के बाहर उनके फेंक के चले जाते। मतलब घर परिवार का क्या होगा, उनका खाना पानी कैसे चलेगा? दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो इससे और लोगों के मन में गुस्सा बढ़ा। फिर उसी साल दो और बड़ी चीज़ें हुई। एक, उस साल हमारी फसल खराब हो गई जिसके कारण फूड शॉर्टेज भी हुआ। दूसरा, एक महामारी फैली जिसका नाम इन्फ्लुएंजा था, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला है। इसके कारण लोग जो हैं वो और टूट गए और ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह करने लगे। वही सेम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ, सब में वननेस आया। अब सब तो एक ही जगह, जैसे सारे विलेजर्स एकजुट हो गए सोल्जर सप्लाई को लेकर के। तो ये वननेस नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट किया। क्लियर है? अब आते हैं, इसी समय गांधी जी भारत आए। तो जब वो भारत आए तो अपने साथ एक अच्छा यूनिक टूल लेकर के आए जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, सत्याग्रह क्या है उससे पहले, कि गांधी जी भारत आने से पहले ही वो यहाँ के लोगों में मशहूर हो चुके थे। कैसे? तो बता दें, गांधी जी इंडियन ही थे। वो यहाँ से बाहर लंदन गए, पढ़ाई किए, और उसके बाद वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। लॉ प्रैक्टिस करते समय ही साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो रंग भेद मतलब वहाँ गोरे काले का भेद होता था, और उसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाया और वहाँ पर पे उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया था। और वहीं पर पे उन्होंने पहली बार सत्याग्रह नाम के टूल को यूज़ किया, एंड इसीलिए वो भारत आने से पहले ही भारत के लोगों में मशहूर हो चुके थे। अब लेट मी टेल यू, मैंने अभी सत्याग्रह किया, तो व्हाट इज़ दिस सत्याग्रह? तो सत्याग्रह विद्रोह करने का एक तरीका है, मास एजिटेशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरीके में होता क्या है, तो जो पावर ऑफ ट्रूथ है उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, और लोगों को जिनको सच्चाई का नहीं पता है उन्हें सच दिखाने की कोशिश की जाती है। बट ये पूरे प्रोसेस में कहीं भी वायलेंस यूज़ नहीं होता है। एक सत्याग्रह ही जो होता है वो बिना एग्रेसिव हुए लड़ाई जीतता है, सिर्फ अपनी बातों से और सामने वाले को सच्चाई का रियलाइजेशन करवा के। यानी कहे तो सत्याग्रह जो है वो सत्यमेव जयते के आइडिया पे बेस्ड है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का मानना था कि यही नॉन वायलेंस ही है जो इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। तो समझ में आ गया सत्याग्रह क्या है? नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन किस में एम्फेसाइज करता है? तो एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सो दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, आगे आते हैं। सत्याग्रह गांधी जी भारत आने के बाद कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए? तो पहले तो गांधी जी इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने पहले पूरे देश का दौरा किया, एंड दौरा करने के बाद उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया बिहार के चंपारण में इन द ईयर 1916। यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन वर्कर के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। प्लांटेशन वर्कर, तो यहाँ के लोगों को सरकार जो है ना वो ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रही थी। इंडिगो की खेती से होता क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है वहाँ पैडी वो नहीं उगा पाएंगे। और दूसरी बात है, इस प्लांटेशन से उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता था, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते थे। सो दे डोंट वांट टू डू दिस, बट गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज कर रही थी। दूसरा ऑर्गेनाइज किया इन्होंने खेड़ा में, जो कि गुजरात में एक जगह है, इन द ईयर 1917 फॉर पेजेंट से जो रेंट वसूला जा रहा था उसके माफ़ करने को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई। तीसरा हुआ था अहमदाबाद में इन द ईयर 1918। ये जो आपका सत्याग्रह था वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था, उनके सपोर्ट में, अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट, कि उनके वर्किंग आवर्स को घटाया जाए और साथ ही साथ उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए।
क्लियर है? ये तीनों प्लेसेस के नाम अच्छे से याद करोगे, ईयर भी अच्छे से याद करोगे और किन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी। और मेक श्योर टू डू वन थिंग, इन तीनों को आप मैप पॉइंटिंग भी करके रख लो, ये आपका असाइनमेंट वर्क है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है और मैप पॉइंटिंग में भी आ सकता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। अब भाई ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट जो है एक लॉ था जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, एक एक्ट था। इस एक्ट के तहत सरकार को ताकत मिल गई थी कि सरकार किसी को भी अरेस्ट कर सकता था और सीधे डायरेक्टली जेल में डाल सकता था बिना उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए, और 2 साल तक उसे कैद रख सकता था। अब किसी को भी डाल सकता था, तो बताती हूँ, गाइडलाइन दिया गया था कि अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है और कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो आप उनको जेल में डाल सकते हो। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। इसका फ़ायदा भी ब्रिटिश उठाने लग गई थी। मान लो कि मैं और आप बात ही कर रहे हैं, सरकार के बारे में छोटी ही बात करें, अचानक से एक सिपाही आया, उसको शैतानी का मज़ा सूझा, वो आकर के क्या किया, हम लोग दोनों को अरेस्ट किया और सीधे जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। बस मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, हम दोनों को कोई बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो यही था रॉलेट एक्ट। सी नॉर्मली होता क्या है ना, मान लो कि आप कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको पहले पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद जेल में डाला जाता है। लेकिन इस एक्ट के तहत सीधे जेल में 2 साल के लिए आपको कुछ भी बोलने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो गांधी जी ने फिर सोचा क्यों ना इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया जाए और एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो इसी पॉइंट के साथ उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल करके की। इस हड़ताल के तहत में बहुत सारे रैली निकाले गए, बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, रेलवे वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, ये सारे लोग स्ट्राइक पे निकले। अब ब्रिटिश जैसे ही देखिए अरे ये तो पॉपुलर होता चला जा रहा है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, धरना पकड़ना शुरू कर दिया नेशनलिस्ट को, उन पे अटैक करने लगे और उन्हें रॉलेट एक्ट के तहत ही जेल में डालने लग गए। लोकल लीडर्स को अमृतसर से जैसे एग्जाम्पल पिक किया गया, दिल्ली जाने से महात्मा गांधी पे रोक लगा दी गई, और ऐसे ही एक पीसफुल प्रोसेशन कैरी आउट हो रहा था अमृतसर में 10 तारीख को। ब्रिटिश ने बिना सोचे बिना कुछ जाने पूछे ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया, सीधे गोली दागना शुरू कर दी, और इसके तुरंत बाद वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी कि आप ग्रुप में कहीं नहीं दिख सकते हो, ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं होगी, और जनरल डायर को इसका कमांडर बना दिया गया। अब इसी बीच क्या हुआ, 13 अप्रैल को हर साल बैसाखी नाम का पर्व मनाया जाता है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अमृतसर का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो वहाँ के लोग और बाहर से कुछ लोग जो है वो बैसाखी मेला देखने और बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ के एक पॉपुलर बाग जलियांवाला बाग में मिले। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू किया गया, तो वो अपना आके एंजॉय कर रहे थे मेले में। ये खबर पहुँच गई डायर तक। डायर के पास एक्चुअली ये खबर पहुँची कि ये जो मेला है, इस मेले में कुछ सत्याग्रही आपस में मिलने वाले हैं और सरकार के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो जैसे ही डायर को ये बात पता चली, वो भागे भागे आए बाग में और उन्होंने बाग के डोर को लॉक किया। याद रखोगे बाग का एक ही डोर था, वही एंट्री और एग्जिट दोनों था। तो उन्होंने क्या किया, उस डोर को ब्लॉक कर दिया और ट्रूप को कहा कि ओपन फायर करो। मतलब उन्होंने क्या किया, पूरी पब्लिक पे ही फायरिंग करा दी जो उस बाग में मौजूद थी, इरिस्पेक्टिव वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा, या कोई इनोसेंट है ये तक नहीं देखा, और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इनफैक्ट मरने वालों में जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या थी वो थे बच्चे और औरतें, यानी कि इनोसेंट पीपल ही एक्चुअली में मरे, जो जिनके लिए उन्होंने ये सो कॉल्ड करवाया था फायरिंग, उन लोगों पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और एक चीज़ बताती हूँ, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, इनकी गोली से मरने से बेटर कुएं में डूब करके जान देना बेटर समझा। क्यों? तो वो इसलिए कि उस समय एक र्यूमर भी था, 1857 के ही समय ये र्यूमर फैला था कि जो ब्रिटिश राइफल यूज़ करती है ना, उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ हो रहा है वो काऊ और पिग के फैट का बना होता है, उसमें जो ग्रीस यूज़ होता है। तो उन लोगों को लगा धर्म भ्रष्ट होगा तो बेटर है भाई कुएं में मर जाओ, ब्रिटिश के हाथों से मरने से अच्छा है कुएं में डूब जाओ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। चूँकि मास किलिंग हुआ था लोगों का, इसलिए इस इंसिडेंट को हम जलियांवाला बाग मसाकर कहते हैं।
एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जनरल डायर ने इतने बड़े कांड को तो अंजाम दे दिया, एंड जानते हो कोर्ट के सामने उन्होंने क्या सेंटेंस दिया इतने बड़े कांड को लेकर के, इतने इनोसेंट पीपल की मास किलिंग को लेकर के? मुझे खबर मिली थी कि वहाँ सत्याग्रही थे, मुझे सत्याग्रही के मन में डर भय पैदा करना था, और इसी डर भय पैदा करने के लिए मैंने ओपन फायरिंग करवा दी। मतलब सी व्हाट बुलशिट दिस वाज। बिना सोचे समझे इनोसेंट पीपल को मरवा दिया एंड सिंपल सा दे दिया, डर पैदा करना था इसलिए आई डिड दैट। सो दिस वाज व्हाट दैट हैपेंड इन जलियांवाला बाग मसाकर। अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब आते हैं, एक चीज़ और बताऊं, जलियांवाला बाग का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी जब हम लोग डिस्कस करेंगे नन कोऑपरेशन को क्यों कॉल ऑफ किया गया था उस टाइम पर पे। टिल देन वापस आते हैं, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आवाज़ तो उठाई थी, और देखे कि हाँ मूवमेंट जो है थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, बट ये मूवमेंट ना सिर्फ बड़े छोटे मोटे, मतलब बड़े या छोटे मोटे क्या बोले, कुछ ही एरिया तक लिमिटेड रह गया था, जैसे कि अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब एरिया में, तो पूरे देश तक तो ये फैल नहीं पाया था। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना एक थोड़ा और बड़ा मूवमेंट चलाया जाए जो पब्लिक तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे, पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ जाए। बट गांधी जी के दिमाग में आया कि ये तभी पॉसिबल है जब हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो जाए, और उसी समय ने एक हॉट टॉपिक बना हुआ था, वो था खिलाफत इशू। तो गांधी जी ने सोचा चलो इसी खिलाफत इशू का फ़ायदा उठाया जाए। अब ये खिलाफत इशू क्या था, तो सी बताती हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था तो उस समय ओटोमन टर्की जो है वो वॉर हार गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले जब ब्रिटिश को सोल्जर रिक्वायरमेंट था, तो ब्रिटिश और मुस्लिम के बीच में एक समझौता हुआ था कि यहाँ से सोल्जर्स प्रोवाइड किया जाएगा, और बदले में ब्रिटिश जो है वो ओटोमन टर्की के जो रूलर थे, जो खलीफा नाम के राजा थे वहाँ के, उनको वो कुछ नहीं करेंगे। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो र्यूमर फैला कि खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अब एक बात बताओ, खलीफा जो है टर्की का राजा था, तो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था? जी फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि जो खलीफा थे ना वो इस्लाम रिलीजन के रिलीजियस हेड थे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मान लो आपके गुरु जी हैं, कोई किसी भगवान को आप मानते हो, अगर आपके भगवान को के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? गुस्सा आएगा, खराब लगेगा, आप कोशिश करोगे कि आपके भगवान के साथ कुछ बुरा ना हो। तो सिमिलरली इस्लाम रिलीजन भी यही चाहता था, इंडियन मुस्लिम्स भी यही चाहते थे कि खलीफा को कुछ ना किया जाए। बट जैसे ही ये रूमर फैली तो भाई जो मुस्लिम लीडर्स थे वो बहुत चक्के हो गए। उन्होंने सोचा इस मैटर को लेकर हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, तो उन्होंने एक कमेटी तैयार की। इस कमेटी को इन्होंने बॉम्बे में रेडी किया था, और ये कमेटी फॉर्म हुई थी मार्च 1919 में। ओके और इनके जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे वो थे यंग मुस्लिम लीडर्स, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई थे, इसलिए इनको हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसी समय इन्होंने सोचा चलो महात्मा गांधी से जाके मिल के बात किया जाए। तो महात्मा गांधी के पास ही ये लोग पहले आए और आपस में डिस्कशन किए कि व्हाट डू यू से, ब्रिटिश तो मेरे साथ ऐसे गेम कर दिया, और आप भी तो वैसे ही रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हो, तो क्यों ना हम दोनों एकजुट हो जाए। तो गांधी जी को भी इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, और हम लोग दोनों एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट लड़ेंगे। तो फाइनली गांधी जी ने जब कैलकाटा सेशन ऑर्गेनाइज हुआ सितंबर 1920 में कांग्रेस का, वहाँ पे ये बात रखी और वहाँ के लीडर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि क्यों ना हम लोग नन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दें और इस मूवमेंट को बड़ा मूवमेंट बना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मूवमेंट स्प्रेड हो सके और ब्रिटिश को एक बड़ा झटका मिल सके। तो इसी थॉट के साथ गांधी जी ने इस मूवमेंट के पार्टिसिपेशन में अपना योगदान दिया, और इसी मूवमेंट को हम खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो कैलकाटा। याद रखोगे, मैप पॉइंटिंग में ये आता है क्वेश्चन, मार्क द प्लेस वेयर सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन टुक प्लेस। तो द आंसर वुड बी कैलकाटा एंड यू विल हैव टू मार्क दैट प्लेस ऑन द मैप। क्लियर है? तो चलिए, ये था खिलाफत मूवमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे कि गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चलाया और ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब एक्चुअली क्या था।
नन कोऑपरेशन में क्या होता था, एंड फिर आगे हम लोग देखेंगे कि बाद में नन कोऑपरेशन कहाँ कहाँ तक फैला और अलग अलग लोगों के लिए उसका क्या मतलब था, एंड देन फाइनली वी विल सी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनली बंद क्यों कर दिया गया था. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई थिंक आपको समझ में आया है. अगर एनी काइंड ऑफ डाउट अराइज होता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको लगता है इनमें से किसी का भी आंसर पता है जो मैंने बीच में कहा है या मैंने जो असाइनमेंट दिया, अगर आपको कैरी आउट करते तो उसके स्नैप को भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अगर और ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस.